हेलो दोस्तों, वेलकम। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बेहतर होंगे। और आज क्लास 12 इकाई 2 बिलियन की नेक्स्ट लेक्चर में, और आज के लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं सांद्रता। बिलियन की सांद्रता क्या होती है, लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बिलियन की सांद्रता प्रदर्शित करने की बहुत सारी विधियां होती हैं। कई विधियों के बारे में बताया जा चुका है। यहाँ पर 3 विधियों की हम बात करेंगे: द्रव्यमान प्रतिशतता, शक्ति प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता। तो अब पहली बात ये समझिए कि करके हम स्टार्ट करते हैं। सांद्रता का मतलब ये होता है कि किसी बिलियन में विलेय की मात्रा पूछी जा रही है। ठीक है, किसी बिलियन में तुलनात्मक दृष्टि से विलेय की मात्रा पूछी जा रही है, वही सांद्रता है। तो यहां मैं बिलियन लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं विलेय। ठीक है, अब देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता। अब सांद्रता प्रदर्शित करने की कई सारी विधियां हैं। पहली विधि क्या है, या मेरी मर्जी कि मैं बिलियन को किस इकाई में लूं, ग्राम में, मतलब बिलियन को तोल कर लूं। ठीक है, विलेय को भी क्या करूं, मैं ग्राम में लूं, तोल कर लूं, मेरी मर्जी है। ठीक है, यानी कि जो बिलियन था उसे मैंने कौन सी इकाई में लिया, ग्राम में लिया। जो विलेय था मैंने उसे भी इकाई में लिया, ग्राम में लिया। तो सांद्रता प्रदर्शित करने की एक विधि ये हो जाती है। अब बिलियन को मैंने ग्राम में ना लेकर मैंने मिलीलीटर में ले लिया। ठीक है, मिलीलीटर, मतलब ये आप समझ लीजिए द्रव्यमान की इकाई है और ये आयतन की इकाई है। बिलियन को भी मैंने मिलीलीटर में ले लिया और विलेय को भी मैंने इकाई में ले लिया, मिलीलीटर में ले लिया। अंतर आप समझिए कि पहली बार में क्या था, मैंने बिलियन का भी द्रव्यमान लिया था और विलेय का भी द्रव्यमान लिया था। सांद्रता प्रदर्शित करने की एक विधि हो गई। दूसरी बार में क्या किया, मैंने बिलियन का भी आयतन लिया है, क्योंकि मिलीलीटर इकाई होती है आयतन की। अब मैंने बिलियन का भी आयतन लिया है, विलेय का भी आयतन लिया है। तो ये सांद्रता प्रदर्शित करने की दूसरी विधि हो गई। फिर क्या करते हैं कि बिलियन का आयतन चलो ले लेते हैं ना, बिलियन का आयतन ले लेते हैं, मिलीलीटर में ले लो। चलो, मिलीलीटर का मतलब क्या लिया, बिलियन का मैंने आयतन लिया है। ठीक है, और विलेय का मैं क्या लेता हूं, ग्राम। ग्राम का मतलब द्रव्यमान। देखो, ग्राम द्रव्यमान की इकाई है और मिलीलीटर आयतन की इकाई है। तो पहली कंडीशन, बिलियन और विलेय दोनों का द्रव्यमान लिया गया था। दूसरी कंडीशन, बिलियन का आयतन लिया गया और विलेय का भी आयतन लिया गया। तीसरी कंडीशन, बिलियन का आयतन लिया गया है और विलेय का द्रव्यमान लिया गया है। तो ये जो 3 भिन्न प्रकार की कंडीशन है, ये सांद्रता प्रदर्शित करने की 3 विधियां हो गई। अगर बिलियन का द्रव्यमान लिया जाता है, विलेय का भी द्रव्यमान लिया जाता है, तो सांद्रता प्रदर्शित करने की विधि को, पहली विधि जो हमारे सामने निकल के आई, इसे बोलते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बात कर लेते हैं, क्या होगी द्रव्यमान प्रतिशतता। अब यहाँ पे हिंट मिल रहा है आपको, प्रतिशत। शत का मतलब होता है 100, शत का मतलब 100, यानी कुल बिलियन कितना लिया गया है, 100 लिया। तो क्या परिभाषा द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा, बिलियन कितना लिया जाएगा, 100 लिया जाएगा। प्रतिशतता, शत का मतलब 100, इशारा कर रहा है, बता रहा है कि कुल बिलियन कितना है, 100। परसेंटेज हमेशा 100 में निकाली जाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा क्या हो जाएगी, बिलियन कितना लेना है, 100 ग्राम, क्योंकि यहां से पता चला शत। 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। दोबारा समझिए, प्रतिशत लिखा है इसलिए बिलियन कितना लेना है, 100 लेना है। द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा क्या हो जाएगी, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। और द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या बन जाएगा, ऊपर क्या आ जाएगा बताइए, विलेय का भार ग्राम में, ऊपर आ जाएगा विलेय का भार ग्राम में, बटा में क्या आ जाएगा, बिलियन का भार ग्राम में, बिलियन का भार ग्राम में। चूंकि 100 में निकालना है, गुणा 100, तो ये प्रतिशतता का सूत्र हो गया। मेरी बात समझ में आई। द्रव्यमान प्रतिशतता की परिभाषा क्या हो गई, 100 ग्राम बिलियन में उपस्थित विलेय के ग्रामों की संख्या को द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। सूत्र क्या हो जाएगा, विलेय के ग्रामों की संख्या बटा विलेय, या विलेय का भार ग्राम में बटा बिलियन का भार ग्राम में, गुणा 100। अब मैं दूसरी प्रतिशतता की बात करूंगा। मैंने अभी अभी आपसे बोला कि हम दोनों का द्रव्यमान ना लेकर दोनों का क्या लेंगे, आयतन ले लेंगे।
तो ये जो साम्यता की दूसरी विधि आपके सामने आई है, ये कहलाती है शक्ति प्रतिशतता। शक्ति प्रतिशतता, सॉरी, शक्ति प्रतिशतता का मतलब सिर्फ वही है कि विलयन और विलय दोनों का आयतन लेना है। पहले वाले में दोनों का द्रव्यमान लिया था, दोनों का आयतन लेना है। तो शक्ति प्रतिशतता क्या होगी? प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, शत का मतलब विलयन कितना लेंगे? 100 लेंगे। परिभाषा बताओ। 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को शक्ति प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर हुआ? देखो फिर समझ लो, शक्ति प्रतिशतता जब विलयन का भी आयतन लिया जाएगा, विलय का भी आयतन लिया जाएगा, तो ज्ञात की गई साम्यता प्रतिशत शक्ति प्रतिशतता कहलाएगी। प्रतिशत का मतलब विलयन कितना लेना है? 100 लेना है। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को शक्ति प्रतिशतता कहते हैं। सूत्र यहीं से बनेगा, आप मदद करेंगे मेरी। ऊपर विलय लिया जाता है ना, तो क्या लेंगे? विलय का आयतन मिलीलीटर में लिया है तो मिलीलीटर में, ml में लिख देता हूं मैं। बटे में क्या लेंगे सर हम? विलयन का आयतन। विलय हमेशा ऊपर आता है, पहले वाली क्लास में देखिएगा आप लोग मेरी। विलयन का आयतन ml में आ जाएगा, ठीक है। चूंकि प्रतिशतता की बात चल रही है, गुणा 100, तो ये फार्मूला हो गया। शक्ति प्रतिशतता की परिभाषा हो गई, 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के मिलीलीटरों की संख्या को शक्ति प्रतिशतता कहते हैं। शक्ति प्रतिशतता बराबर विलय का आयतन मिलीलीटर में बटा विलयन का आयतन मिलीलीटर में गुणा 100 हो जाएगा, ठीक है। तीसरी प्रतिशतता जो हमारी आ रही है, साम्यता प्रदर्शित करने की तीसरी विधि, इसमें विलयन का तो आयतन लिया गया है क्योंकि मिलीलीटर आयतन की इकाई है, लेकिन विलय का द्रव्यमान लिया गया है क्योंकि ग्राम जो है वो द्रव्यमान की इकाई है। इस प्रकार ज्ञात की गई साम्यता कहलाती है आयतन प्रतिशतता, ठीक है। आयतन प्रतिशतता ये तीसरी इकाई हो जाती है हमारी। अब कैसे लिखोगे इसमें? परिभाषा क्या बोलेगी बताइए? आयतन क्यों बोल रहे हैं इसे हम? क्योंकि विलयन का आयतन और विलय का द्रव्यमान लिया गया है, इसलिए आयतन बोल रहे हैं, ठीक है। आयतन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि विलयन का आयतन लिया गया है और विलय का द्रव्यमान लिया गया है। प्रतिशतता का मतलब विलयन कुल कितना लिया जाना है? 100 लिया जाना है। तो परिभाषा देख लो, विलयन कितना लोगे? 100। कहां से पता चल रहा है? प्रतिशतता 100 में निकाली जाती है। तो 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या। क्लियर हो गया? 100 मिलीलीटर विलयन में 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की, यानी ये देखना है कि 100 मिलीलीटर विलयन में कितने ग्राम विलय घुला हुआ है। 100 मिलीलीटर विलयन में जितने ग्राम विलय घुला होगा वही आयतन प्रतिशतता हो जाएगी। सिंपल भाषा बोले तो यह 100 मिलीलीटर विलयन में उपस्थित विलय के ग्रामों की संख्या को आयतन प्रतिशतता कहते हैं। क्लियर हुई बात है? अब देखिए फार्मूला यहीं से बन जाएगा। विलय किस में लेना है? ग्राम में। विलयन क्या है? मिलीलीटर में। तो क्या लिखूंगा ऊपर में? विलय का भार ग्राम में, ठीक है। विलय का भार ग्राम में आ जाएगा ऊपर, और बटा में क्या आएगा? विलयन का आयतन मिलीलीटर में। विलयन का आयतन मिलीलीटर में, और गुणा क्या आ जाएगा? 100, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो ये तीसरी चीज हो गई। आयतन प्रतिशतता बराबर क्या हो जाएगा? विलय का भार ग्राम में बटा विलयन का आयतन ml में गुणा 100। इस प्रकार से इसे निकाल सकते हैं। ओके, अब देखिए नेक्स्ट अगली चीज जो मुझे आपको बतानी है, ये 3 टॉपिक क्लियर हो गए हैं। विलयता को प्रभावित करने वाले कारक। विलयता पर डिटेल में चर्चा प्रारंभिक क्लास में हो चुकी है। मैं फिर आपको शॉर्ट में एक बार रिकॉल करा देता हूँ कि मेरे पास निश्चित ताप पर निश्चित विलायक लिया गया है। मान लिया निश्चित ताप है कोई, आप चाहो तो 25 डिग्री सेल्सियस भी मान सकते हो, सामान्यतः यही होता है। विलायक भी निश्चित कर दिया मैंने, कितना कर दिया? 100 ग्राम। तो ताप भी निश्चित है, विलायक भी निश्चित है। अब इसके अंदर मैं अलग अलग पदार्थों को घोलकर देख रहा हूं। ये पदार्थ घुला कितना? 10 ग्राम घुल गया। जब मैंने ए को ना घोलकर बी को घोलने का प्रयास किया तो मैं क्या देखता हूं? जहां एक मात्र 10 ग्राम घुल रहा था, बी घुल गया 20 ग्राम। फिर मैंने ना ए को तीसरे एक्सपेरिमेंट में विलायक भी उतना ही रखा, ताप भी उतना ही रखा, लेकिन मैंने ना ए पदार्थ को घोला ना बी को घोला, मैंने घोला सी को। तो क्या मैंने चेक किया कि सी मात्र कितना घुला? 15 ग्राम घुला। तो किसी विलायक की निश्चित मात्रा में
जितना विलेय घुल सकता है वही उसकी विलेयता है। यहाँ सिंपल आप समझें तो सबसे कम पदार्थ कौन सा घुल रहा है, ए घुल रहा है मात्र 10 ग्राम, मतलब ए की विलेयता सबसे कम है। बी घुल रहा है कितना, 20 ग्राम, सबसे ज्यादा, बी की विलेयता सबसे ज्यादा है। सी 15 ग्राम घुल रहा है, मतलब सी की विलेयता बी से कैसी है, कम है। और ए से कैसी है, सी 15 घुल रहा है ना, तो इसकी विलेयता ए से ज्यादा है और बी से कम है। तो विलेयता समझ में आ रही होगी। बाकी परिभाषा आप लास्ट क्लास में देखिएगा कि निश्चित ताप पर 100 ग्राम विलायक को संतृप्त करने के लिए जितने विलेय की आवश्यकता होती है उसे ही विलेयता कहा जाता है। यहाँ मुझे समझना यह है कि कौन कौन से कारक हैं जो विलेयता को प्रभावित कर सकते हैं। मतलब मेरे पास एक बर्तन में कोई विलायक रखा हुआ है, ताप भी निश्चित है, ताप चलो निश्चित नहीं करता हूं मैं भी, कोई विलायक रखा हुआ है, इसके अंदर भी पदार्थ एक घुला जाना है। कोई भी ले लो, नमक ले लो, कोई भी नमक का उदाहरण लेते हैं। एक ग्लास में पानी रखा हुआ है, उसके अंदर नमक को घुला जाना है। तो मुझे यह बताना है, वो उन परिस्थितियों के बारे में बताना है, वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिन कंडीशन में आप इस ग्लास के अंदर नमक ज्यादा से ज्यादा घोल सकते हो। वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें नमक की मात्रा न्यूनतम घुलेगी, और वो कौन सी कंडीशन है जिनमें अधिकतम घुलेगी। तो ऐसे कारक पहले होते हैं। पहला कारक कौन सा है, विलेय और विलायक की प्रकृति। देखिए मैंने बताया था परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का क्या हो गया, साझेदारी से बनने, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बनने वाले बंध को सहसंयोजी बंध कहते हैं। और सहसंयोजी बंध जिन यौगिकों में पाया जाता है उन्हें कहते हैं सहसंयोजी यौगिक। बॉन्ड के आधार पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर देखो NaCl बताया था मैंने, Na ने एक इलेक्ट्रॉन त्याग दिया, Cl ने एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया, Na पे आ गया प्लस चार्ज, Cl पे आ गया नेगेटिव चार्ज। तो क्या हुआ, परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो गया। Na ने इलेक्ट्रॉन त्यागा, Cl ने ग्रहण किया। तो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, स्थानांतरण हो रहा है। परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से बनने वाले बंध को हम बोलते हैं वैद्युत संयोजी बंध। ठीक है। और जिन यौगिकों में वैद्युत संयोजी बंध भी बोलते हैं, इसे आयनिक बंध भी बोलते हैं, आयनिक बंध। ठीक है। तो जिन यौगिकों के अंदर वैद्युत संयोजी बंध पाया जाएगा वो वैद्युत संयोजी यौगिक कहलाएंगे, या आयनिक बंध पाया जा रहा है तो आयनिक यौगिक। एक ही बात है वैद्युत संयोजी और आयनिक। तो जिनके अंदर वैद्युत संयोजी बंध पाया जाएगा वो कहलाएंगे, ऐसे यौगिक कहलाएंगे भैया वैद्युत संयोजी यौगिक। अब सहसंयोजी यौगिकों में दो कंडीशन होती है। क्या क्या कंडीशन होती है कि ए और बी के बीच अगर इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, मैं बात कर रहा हूं सहसंयोजी बंध की, अगर ए और बी के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ और साझे के इलेक्ट्रॉन दोनों परमाणु के ठीक बीच में रह जाते हैं तो किसी परमाणु पर कोई आवेश आने वाला नहीं है। इस प्रकार के सहसंयोजी बंध को हम बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब जिन यौगिकों के अंदर अध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाएगा वो कहलाएंगे अध्रुवीय यौगिक। क्लियर। सपोज ए और बी के बीच इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ, इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने की क्षमता बी के अंदर ज्यादा है, ए के अंदर कम है, तो बी ज्यादा पावर के साथ इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर आकर्षित करेगा। परिणाम ये होगा कि जो साझे के इलेक्ट्रॉन है दोनों के ठीक बीच में रहकर किधर, बी की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, मतलब एक तरफ को प्रतिस्थापित हो जाएंगे। जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उस पर आंशिक धनावेश आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धनावेश आता है। इलेक्ट्रॉन जिस परमाणु के थोड़ा नजदीक चले गए हैं उस पर थोड़ा सा ऋणावेश, थोड़े से ऋणावेश को बोल रहा हूं मैं आंशिक ऋणावेश, डेल से दिखाते हैं। ठीक है। तो इस पर आंशिक धनावेश आ गया क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर चले गए, इस पे आंशिक ऋणावेश आ गया, इलेक्ट्रॉन थोड़ा पास आ गया, मतलब ट्रांसफर नहीं हुआ है, थोड़ा सा खिसक गए हैं। यहाँ दोनों के ठीक बीच में थे, अब थोड़ा बी के नजदीक ज्यादा है, ए से थोड़ा दूर है। तो ऐसी स्थिति में जब दोनों परमाणु भिन्न एक ही जैसे परमाणु हो या दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणात्मकता बराबर हो, विद्युत ऋणात्मकता मतलब इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की क्षमता अगर बराबर है तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहेंगे। अगर विद्युत ऋणात्मकता अलग अलग है तो इलेक्ट्रॉन उधर विस्थापित हो जाएंगे जो अधिक ऋण वैद्युति होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचने की पावर ज्यादा होगी।
अधिक ऋण वैद्युति की ओर इलेक्ट्रॉन विस्थापित हो जाएंगे। नतीजा एक परमाणु पर आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा, दूसरे पर आंशिक धन आवेश आ जाएगा। इस प्रकार के सहसंयोजी बंध को बोलते हैं ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। ठीक है, ध्रुवीय सहसंयोजी बंध। अब जिन यौगिकों में ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाएगा वो कहलाएंगे ध्रुवीय यौगिक। मुझे ये बताना था कि जिन यौगिकों में अध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाएगा वो अध्रुवीय यौगिक, और ध्रुवीय सहसंयोजी बंध पाया जाएगा वो ध्रुवीय यौगिक। अब यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो पहली बात कही जा रही है विलेय और विलायक की प्रकृति, है ना। मैं बता रहा हूँ विलेयता को प्रभावित करने वाले कारक 3 बताए मैंने। पहला कारक क्या है, विलेय और विलायक की प्रकृति। तो मैं इस वाले टॉपिक की बात कर रहा हूँ कि विलेय और विलायक की प्रकृति किस प्रकार से विलेयता को प्रभावित कर सकती है। तो इसका फार्मूला हुआ करता है लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब समान प्रकार के पदार्थ ही आपस में मिश्रित होते हैं। अगर पदार्थ कैसा है, ध्रुवीय है, तो क्या होगा, वो ध्रुवीय विलायक में विलय होगा। ध्रुवीय पदार्थ है तो ध्रुवीय विलायक के अंदर तो विलय हो जाएगा, अब ध्रुवीय में विलय नहीं होगा। फिर समझिए, अगर वो पदार्थ कैसा है, अध्रुवीय है, तो निश्चित रूप से क्या होगा, वो अध्रुवीय विलायक में विलय हो जाएगा। लेकिन आपने अध्रुवीय को ध्रुवीय के अंदर खोलने का प्रयास किया, नहीं खुलेगा। उदाहरण बताता हूं, ध्रुवीय NaCl ध्रुवीय होता है Na+Cl-। जल H2O ये भी ध्रुवीय है, जल भी एक ध्रुवीय विलायक है, NaCl भी ध्रुवीय विलायक है। क्या नतीजा, नमक फटाफट से पानी के अंदर घुल जाता है। ठीक है, अब मैं I2 की बात करूं, आयोडीन। आयोडीन में 2 I परमाणुओं के बीच क्या होता है, अध्रुवीय बंध होता है, तो ये अध्रुवीय यौगिक है। अब इसे आप ध्रुवीय विलायक अर्थात जल के अंदर घुलने का प्रयास करो, नहीं घुलेगा। तो आयोडीन जल में क्यों नहीं घुलती है, क्योंकि आयोडीन अध्रुवीय है और जल कैसा है, ध्रुवीय है। क्लियर हो गया। अल्कोहल में घोलोगे घुल जाएगी। अगर जल के बजाय आप क्या ले लो, एथिल अल्कोहल ले लो C2H5OH, उसमें घुल जाएगी। क्यों, ये भी अध्रुवीय और अध्रुवीय, तो ध्रुवीय पदार्थ ध्रुवीय में घुलेगा, अध्रुवीय पदार्थ अध्रुवीय में घुलेगा। फिर समझ लो, आयोडीन को मुझे घोलना है, आयोडीन अध्रुवीय है, तो ऐसे किसी अध्रुवीय विलायक में घोल सकते हैं हम। ठीक है, अध्रुवीय का मतलब बेंजीन ले सकते हैं हम, एथिल अल्कोहल ले सकते हैं हम, ईथर ले सकते हैं हम। जल के अंदर आयोडीन कभी नहीं घुलेगी। तो ये बात समझ में आ गई। विलेयता को प्रभावित करने वाला पहला कारक कौन सा है, लाइक डिजॉल्व लाइक। अगर विलेय हमारा ध्रुवीय है तो वो ध्रुवीय विलायक में घुलेगा, अगर अध्रुवीय है तो अध्रुवीय विलायक के अंदर घुल जाएगा। ठीक है, दूसरा कारक आता है ताप। अब देखिए, आपने 11वीं क्लास में नियम पढ़ रखा है, ला शापेलिए का नियम। एक चीज और पढ़ रखी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। दोनों के उदाहरण के माध्यम से मैं बताता हूं। दूसरा कारक ताप है, हम ताप को देखते हैं क्या होगा। यहाँ पर एक गिलास लिया है मैंने, एक गिलास के अंदर एक पानी है, दूसरा गिलास इसके अंदर भी भैया पानी है, प्लेन वाटर, सादा पानी है दोनों के अंदर। ठीक, इसके अंदर मैंने चूना, जो कलाई होती है पुताई वाली, वो साबुत कंकड़ इसके अंदर डाल दिया। जैसे ही चूना इसके अंदर गिरेगा, क्या होगा, CaO अभिक्रिया करेगा जल के साथ और बन जाएगा CaOH का फुल ट्वाइस, और गिलास देखते देखते अत्यधिक गर्म हो जाएगा। अत्यधिक गर्म मतलब आप ग्लास स्टील का तो छू नहीं सकते, कांच का तो टूट जाएगा, स्टील का तो छू नहीं सकते। क्यों, क्या हुआ, जल ने अभिक्रिया की चूने के साथ में, और जब ये बनाया तो इस अभिक्रिया में बहुत ज्यादा ऊष्मा निकली, और उस ऊष्मा को पाकर गिलास क्या हो गया, गर्म हो गया। जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्पन्न होती है वो अब कहलाती है ऊष्मा छेपी अभिक्रिया। तो चूने का जल में घुलना कैसी अभिक्रिया है भैया, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया है। दूसरा उदाहरण, गिलास के अंदर पानी है, अब इसमें आप चीनी या ग्लूकोज घोलिए, ग्लूकोज मिल जाए तो बेटर है, चीनी से भी हो जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज या चीनी घोलिए, घोलने के बाद अब इसको टच करके देखिए,
गिलास आपको पहले से ठंडा महसूस होगा, यानी कि ग्लूकोज में जब हमने जल मिक्स किया तो जो विलयन बना, ठीक है, फार्मूला नहीं लिख रहा हूं यहाँ पे, माइनस ऊष्मा, इसने ऊष्मा को, यानी इस अभिक्रिया ने क्या किया, गिलास गर्म था, गिलास की ऊष्मा को विलयन ने अवशोषित कर लिया। अब गिलास की ऊष्मा विलयन में चली गई, गिलास के पास ऊष्मा रही नहीं, तो गिलास क्या हो गया, पहले से ठंडा हो गया। ठीक है, कैसी अभिक्रिया है ये, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। तो दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती हैं, एक ऊष्मा छेपी और एक ऊष्मा शोषी। अब आपको देखना यह है कौन सी अभिक्रिया के लिए ऊष्मा की आवश्यकता है। देखो यार, इसमें तो ऊष्मा निकल रही है, मतलब इससे ऊष्मा की जरूरत होती तो ऊष्मा थोड़ी फेंकता बेटा कि तूले तूले, ऊष्मा बाहर निकल रही है, मतलब ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है। तो अब इसकी बात सुनिए, इससे पूछो, इससे पूछ के काम करो यार, ऊष्मा की आवश्यकता है क्या, आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता नहीं है, तो आपको क्या करना चाहिए, ताप कम रखेंगे, ताप कम रखेंगे, क्योंकि आपने इसकी बात मानी है ना, तो कम ताप पर विलेयता कैसी होगी, ज्यादा होगी। समझ रहे हो, इससे ऊष्मा की आवश्यकता है नहीं तो ऊष्मा देंगे ही नहीं, ताप को कम रखेंगे, कम रखेंगे तो विलेयता क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। अगर आपने उल्टा किया, इसे ऊष्मा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि ऊष्मा निकल रही थी, ऊष्मा निकली, उस ऊष्मा को गिलास ने अवशोषित किया और उस ऊष्मा की वजह से गिलास गर्म हो गया। अब इसे ऊष्मा की वैसे आवश्यकता नहीं, आपने इसे ऊष्मा दे दी तो परिणाम विपरीत होगा। आप ताप बढ़ाएंगे मतलब ऊष्मा देंगे तो विलेयता बढ़ने के बजाय घट जाएगी, राइट। बाकी ला शापेली के नियम से बेटर एक्सप्लेन हो सकता है, मैं यहाँ पर नहीं समझा पाऊंगा अभी। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये ऊष्मा शोषी, मतलब अब विलयन क्या कर रहा है, ऊष्मा को अवशोषित कर रहा है, ऊष्मा की आवश्यकता है, पूछो इससे आवश्यकता है क्या, बोले है आवश्यकता है, तो क्या कर, ऊष्मा दे दो। ऊष्मा देने का मतलब ताप अधिक, इसने कहा कि ऊष्मा की आवश्यकता है तो मैंने ताप बढ़ा दिया, परिणाम, मैंने इसकी बात मानी है तो परिणाम मेरे पक्ष में होगा, मतलब विलेयता अधिक हो जाएगी। ठीक है, अभिक्रिया के अनुरूप अगर आप कार्य करेंगे तो परिणाम भी आपके अनुरूप होगा। समझ लो, आप अभिक्रिया के हिसाब से काम करोगे तो परिणाम आपके हिसाब से होगा। मेरी दोबारा समझे बात को, ऊष्मा की आवश्यकता नहीं थी, मैंने ऊष्मा नहीं दी, परिणाम मेरे फेवर में आ गया, विलेयता बढ़ गई। ऊष्मा की आवश्यकता थी, मैंने ऊष्मा दे दी, परिणाम फिर मेरे फेवर में आ गया, विलेयता बढ़ गई। अगर अपोजिट करेंगे मतलब ऊष्मा की आवश्यकता नहीं है, मैं ऊष्मा दे रहा हूं, परिणाम विपरीत हो जाएगा, विलेयता अधिक होने के बजाय कम हो जाएगी। इसे ऊष्मा की आवश्यकता है, देखो, और मैं ऊष्मा ना दूं, परिणाम विपरीत हो जाएगा, विलेयता अधिक होने के बजाय कम हो जाएगी। तो मुझे काम करना है, कहते हैं परिणाम के हिसाब से काम करना है, जैसा मतलब अभिक्रिया के अनुरूप कार्य करिए, ठीक है, तो परिणाम आपके पक्ष में होगा। मतलब सिंपल सी बात, ऊष्मा छेपी अभिक्रिया में ताप बढ़ाने के लिए, विलेयता बढ़ाने के लिए ताप को कम रखना है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में विलेयता बढ़ाने के लिए ताप को अधिक रखना है। इतनी सी बात है, बाकी उदाहरण नोट्स में आपको सब मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट बात आती है हमारी, विलेयता को प्रभावित करने वाले कारकों में ताप हो गया। अब अगला सम-आयन प्रभाव लास्ट आता है, मैं इससे बता देता हूँ सम-आयन प्रभाव क्या है, इंपॉर्टेंट चीज है। जैसे HCl है, जल के संपर्क में आने पर ये द्विजित हो जाता है H+ और Cl-। इंट्रोडक्टरी क्लास में मैंने बताया, मैं फिर से बताता हूँ कि वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्रबल और एक होते हैं दुर्बल। क्या मतलब है, अगर मैं बोलूं कि HCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्य है तो इसका मतलब ये होता है कि HCl के मैंने जितने अणु लिए हैं, 100 लिए ना, तो 100 के 100 टूट जाएंगे, 100 बन जाएंगे HN, 100 बन जाएंगे Cl, 100% आयन हो गया। 500 लूंगा तो 500 टूट जाएंगे, 50 लूंगा तो 50 टूट जाएंगे, मतलब जितने अणु सारे के सारे आयनित हो जा रहे हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन की मैं 100 अणु लूं और क्या हो कि 100 अणु में से भैया ये तो प्रारंभ की अवस्था हो गई, 100 अणु में से 100 अणु मैंने लिए, अब 100 में से 20 अणु वियोजित हो गए, तो यहाँ कितने बचे 80। 20 अणु वियोजित हुए हैं तो HN कितने बनेंगे 20, Cl कितने बनेंगे 20।
तो समझ लो टोटल 100 थे मेरे पास, 100 में से 20 का वियोजन हो गया, 20 बन गया, 40 बन गया, सी लाइन 80 ऐसे बच गए। 80 अवियोजित, कैसे बचे अड़ू? अवियोजित। तो वियोजित कितने हुए हैं? 20। तो अगर 100 में से 20 अणु वियोजित हो रहे हैं तो बोला जाएगा 20% वियोजन है। 100 में से 10 अणु वियोजित हो रहे हैं तो बोला जाएगा 10% वियोजन है। 100 में से 35 अणु वियोजित हो रहे हैं तो 35% वियोजन है। तो वियोजन की मात्रा के आधार पर वैद्युत अपघट्टों को दो भागों में बांटा गया है, प्रबल वैद्युत अपघट्ट और दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। प्रबल वो होते हैं जिनका आयन बहुत ज्यादा होता है और दुर्बल वो होते हैं जिनका आयन बहुत कम होता है। तो HCl एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट है, अतः जितने अणु होंगे सारे के सारे आयनित हो जाएंगे। अब मैंने यहाँ पर H2S ले लिया। H2S कैसे टूटेगा? इसके अंदर 2H प्लस आयन है और S-2 आयन है। ये कैसा वैद्युत अपघट्ट है भाई? ये है दुर्बल वैद्युत अपघट्ट। ठीक है, ये दुर्बल वैद्युत अपघट्ट है और दुर्बल है तो इसका आयन क्या होगा? कम होगा। प्रबल था, आयनन अधिक होगा। ठीक है, दुर्बल था, आयनन कम होगा। प्रबल का तो आयन हमेशा ज्यादा होगा ही, ज्यादा हो गई। अब देखो यार, ये वाला आयन और ये वाला आयन अलग अलग है दोनों, लेकिन ये वाला आयन और ये वाला आयन दोनों समान है कि नहीं है? तो ऐसा आयन जो दो वैद्युत अपघट्टों में समान होता है, मतलब एक जैसा होता है, उसे बोलते हैं सम आयन। तो सम आयन समझ में आ गया क्या होता है? ऐसा आयन जो दो वैद्युत अपघट्टों में समान होता है उसे सम आयन बोलते हैं। अब समान प्रभाव क्या होता है? इंपॉर्टेंट फैक्टर है समान प्रभाव की बात कर रहा हूं मैं। तो जब किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में कोई सम आयन वाला दुर्बल वैद्युत अपघट्ट मिला दिया जाता है। ध्यान दो काम क्या किया है? जब किसी प्रबल वैद्युत अपघट्ट के विलयन में कोई सम आयन वाला दुर्बल वैद्युत अपघट्ट मिला दिया जाता है, तो भैया प्रबल का तो आयन पहले भी फुल था और अब भी फुल है, दुर्बल का आयन पहले ही कम हो रहा था, अब दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयन और भी कम हो जाएगा। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का आयनन और भी कम हो जाएगा। ठीक है, इसे ही बोलते हैं सम आयन प्रभाव। मतलब जब एक प्रबल वैद्युत अपघट्ट और एक दुर्बल वैद्युत अपघट्ट संपर्क में आएंगे, प्रबल वैद्युत अपघट्ट का तो आयनन हमेशा ही अधिक होता ही होता है। दुर्बल वैद्युत अपघट्ट जिसका आयनन कम होता है, अगर वो प्रबल वैद्युत अपघट्ट के संपर्क में आ गया तो एक तो आयनन उसका पहले ही कम हो रहा था यार, और भी कम हो जाएगा। इसे ही सम आयन प्रभाव कहते हैं। मतलब अगर HCl के विलयन में मैं H2S मिलाऊंगा तो H2S का आयनन कम तो पहले ही हो रहा था, अगर अकेला H2S लूंगा तो आयनन कम होगा, लेकिन HCl के साथ H2S लूंगा तो इसका आयनन और भी कम हो जाएगा। मतलब ये आयन विलयन में बहुत कम रहेंगे, सल्फाइड आयन विलयन में बहुत कम हो जाएंगे। क्यों? H आयन तो चलो यहाँ से H आयन अगर यहाँ से नहीं आए तो यहाँ से आ जाएंगे, विलयन में H आयन तो भरपूर रहेंगे, लेकिन विलयन में सल्फाइड आयन आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि सल्फाइड आयन सिर्फ कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? H2S से, और सम आयन प्रभाव के कारण इसका आयन क्या हो गया है? कम हो गया। इसे ही सम आयन प्रभाव कहते हैं। मैं यहाँ ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप HCl के अंदर H2S को घोलने का प्रयास करेंगे तो कम घुलेगी, क्योंकि ये कैसा आयन है भैया? सम आयन है। दोबारा से एक बात और समझ लो, ठीक है? इसमें ये दोनों क्या हो गए? सम आयन हो गया। अगर आप HCl के अंदर AgCl को घोलने का प्रयास करेंगे कम घुलेगी, क्योंकि ये क्या है? सम आयन है। तो सम आयन प्रभाव के कारण भी पदार्थों की विलेयता कम हो जाती है। बाकी आप लोग नोट्स में देख लीजिएगा, नोट्स में आपको सेंड कर दूंगा PDF में। ओके, थैंक यू बाबा जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।